Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं बाल विकास व शिक्षण विधियों के। टेस्ट नंबर 20 है। इसके पहले 19 टेस्ट में ले चुका हूं साथियों। और साथ ही बता दूं कि संस्कृत का टेस्ट मैंने अपलोड किया है इससे पहले, और एक और वीडियो अपलोड किया है जो कि मनोविज्ञान में जो सिद्धांत है, जितने भी लगभग 50 सिद्धांतों का वो वीडियो अपलोड किया है, तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। मात्र 25 मिनट में ही लगभग यूँ मान के चलिए कि एकदम रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस का। तो साथियों उस वीडियो को जरूर अटेंड करिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। 20 ही शानदार क्वेश्चन है, नवीन सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? पहले क्वेश्चन में ही रिक्त स्थान है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऐसा किसके अनुसार है? अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, ये लॉरेंस है, जीन पियाजे के अनुसार और लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो साथियों देखिए, सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ का प्रभाव, इनके ऊपर दिए गए विकल्पों में से किसने बल दिया है कि बच्चों के चिंतन के बारे में समझना है तो आपको सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक संदर्भ के प्रभाव को समझना जरूरी है। देखिए, एक सिद्धांत दिया गया था लेव वाइगोस्की के द्वारा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो साथियों यहाँ से आप इस क्वेश्चन को पकड़ के आंसर दे सकते थे। सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही चीजें आ रही है, वाइगोस्की ने ही ये बताया है। तो विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। निम्न में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? कि एक विशेषता यहाँ पर आपको ऐसी मिलेगी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होगी साथियों। तो उसी विशेषता को आपको चयन करना है उसी का, और वही आपका राइट आंसर रहेगा। पहला है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सक्रिय होती है। दूसरा है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं दक्ष एवं विशुद्ध होती है। तीसरा है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है। और चौथा है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती है। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर पहले विकल्प की अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं बिल्कुल सक्रिय होती है, ये दक्ष एवं विशुद्ध भी होती है, लेकिन आप इनका प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण नहीं कर सकते हो। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय नहीं होती है, उनको प्रत्यक्ष रूप से आप देख नहीं सकते, और ये एक दूसरे से संबंधित भी होती है। तो मतलब तीसरा विकल्प क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषता में सम्मिलित नहीं होगा। मित्रों तीसरा ही विकल्प आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है संज्ञान और संवेग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही पैटर्न आपका एग्जाम में रह सकता है साथियों। पहला विकल्प, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। दूसरा विकल्प है मित्रों, क्या है दूसरा विकल्प? संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा है संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। और चौथा है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा रहेगा, कि कौन सा ऐसा कथन है जो संज्ञान और संवेग के बारे में सही है? तो देखिए, एक दूसरे को ये पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरा विकल्प सही है, संज्ञान और संवेग। मित्रों मतलब आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 3 में। तो साथियों देखिए, पहला विकल्प क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहा है कि स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, तो संज्ञान और संवेग स्वतंत्र नहीं है साथियों। ये कह रहा है तीसरा कि संज्ञान तो संवेग को प्रभावित करता है लेकिन संवेग संज्ञान को नहीं करता है, तो बिल्कुल ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है लेकिन संज्ञान संवेग को नहीं करता है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। पहला भी गलत है, ओनली दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 3 में। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 4 क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत के आधार पर बताना है कि एक जो शिक्षक है वो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा। वो धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर के, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर और व्यवहार में स्पष्ट नियम बनाकर,
तो साथियों देखिए, नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है, कठोर निर्देश देकर तो आप कर ही नहीं सकते। तो तीसरा गलत। धार्मिक शिक्षा का महत्व देने से ही नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होता है, बल्कि नैतिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चाएं हैं उनमें बालकों को शामिल किया जाए, उनसे भी उनकी राय मांगी जाए, उनको कुछ जो चर्चा की जा रही है तो नैतिक मुद्दों पर उनसे बातचीत की जाए। इस प्रकार से आप बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हो साथियों। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। निम्न में से किसे सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते? सीखना या अधिगम की श्रेणी में किसे नहीं रखा जाएगा साथियों? पहला विकल्प अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। दूसरा विकल्प अभ्यास एवं अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तीसरा विकल्प अभ्यास अनुमति नहीं है बल्कि अनुभूति है साथियों ये, एवं अंतर्नोद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन और बीमारी के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो देखिए मित्रों, सीखने में पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को ही शामिल रखेंगे, लेकिन बीमारी के कारण यदि व्यक्ति में परिवर्तन होता है, जैसे परिपक्वता, बीमारी, दवाएं, नशा, इन चीज़ों से अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो इसको हम सीखना नहीं कहेंगे। चौथा विकल्प राइट रहेगा आपका प्रश्न संख्या 5 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन करना, प्रयोग करना, सामान्यीकरण करना और कल्पना करना। तो मित्रों, आगमनात्मक तर्कना जो होती है इसमें अवलोकन भी किया जाता है, प्रयोग भी किया जाता है, सामान्यीकरण भी किया जाता है, लेकिन कल्पना नहीं की जाती है। अर्थात यहाँ पर आपका कौन सा आंसर रहेगा? चौथा विकल्प। प्रश्न संख्या 6 में बिल्कुल सही आंसर है साथियों। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन। मित्रों, 7वें क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से देखिएगा और सोच समझ करके उसका उत्तर दीजिएगा साथियों। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? विकल्प 1 को देखिएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा, याद रखना इसको, है ना। एक कहानी की पुस्तक पढ़ना क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे आपको पुरस्कार मिलेगा। या एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे आपके पिताजी खुश होंगे। तो साथियों देखिए, पिताजी खुश होंगे तो पिताजी को खुश करने के लिए पढ़ रहे हो, मतलब ये फिर बाह्य अभिप्रेरणा है। पुरस्कार मिलेगा तो पढ़ रहे हो, तो ये भी बाह्य है साथियों। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे इसलिए पढ़ रहे हो, ये भी बाह्य है। आंतरिक कौन सा है? ओनली कि उस कहानी की पुस्तक को आप पढ़ रहे हो क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण आएगा प्रश्न नंबर 7 में। प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? कैनन बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लेंगे सिद्धांत, स्केटर सिंगर सिद्धांत और संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 8 में आपका सही आंसर है जेम्स लेंगे सिद्धांत। जेम्स लेंगे सिद्धांत में इन्होंने बताया है संवेगात्मक विकास के बारे में। और साथियों, ये आरबीएससी 11th की पुस्तक से प्रश्न है, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को करा दिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने पर प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? जेरोम एस ब्रूनर को, जीन पियाजे को, जेपी गिलफोर्ड को और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। तो साथियों देखिए, सूचना प्रकरण उपागम का जनक किसे कहते हैं? सूचना प्रक्रमण उपागम का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहली बात तो साथियों, बुद्धि के सिद्धांतों में सूचना प्रक्रमण उपागम का जनक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को कहा जाता है, जिन्होंने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था इन्होंने? बुद्धि का त्रितंत्रीय। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं साथियों, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है। पिछले एग्जामों में 2 क्वेश्चन इसी एक ही सिद्धांत से आए थे मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? केटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन और स्पीयरमैन। तो तरल मोज़ेक मॉडल बुद्धि का आरबी केटल के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा?
आरबी केटल के द्वारा। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 10 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या है? अंतः वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को भी प्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो मित्रों देखिए, ये जो प्रश्न नंबर 11 है, इस प्रश्न में अंतः वैयक्तिक लिखा हुआ है। अब एक शब्द है अंतः वैयक्तिक और एक शब्द आता है अंतर वैयक्तिक। क्या आता है? अंतर वैयक्तिक। तो दोनों में बहुत अंतर है। क्यों है? क्योंकि अंतः वैयक्तिक में तो व्यक्ति स्वयं की क्षमता और कमजोरियों की पहचान करता है और अंतर वैयक्तिक में व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल ज्ञात करता है। तो साथियों यहाँ अंतर वैयक्तिक लिखा हुआ है, इसलिए फिर मैं यहाँ पर प्रथम विकल्प पे जाऊंगा, क्योंकि अगर अंतर वैयक्तिक आता तो फिर हम तीसरे विकल्प पे चले जाते। फिर भी आप हमें कमेंट करके बताएं, यहाँ पर टाइपिंग संबंधी मिस्टेक भी हो जाती है कई बार, जैसे आधा रे की मात्रा नहीं लगी, कई बार ऐसे भी हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आधा रे की मात्रा ही नहीं लगेगी तो फिर आंसर ही बदल जाएगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस ऑप्शन की तरफ जाओगे प्रश्न नंबर 11 में। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक उच्च है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास करने वाली है और वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो भावनात्मक बुद्धि लब्धांक उसका उच्च है। हास परिहास मतलब हंसी मजाक करने वाला नहीं, अनुशासन प्रिय, उच्च बुद्धि, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है, इसलिए तो उसका भावनात्मक बुद्धि लब्धांक उच्च है साथियों। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन क्या है साथियों? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है कि जैसे आपके विद्यालय में प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या चीज आपको आवश्यक लगती है? विकल्प 1, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाए और इनमें से सभी। तो ये तीसरा विकल्प तो बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि प्रतिभाशाली बालक के, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें हमेशा लगातार पुरस्कार दो, फिर वो चीज पुनर्बलन का कार्य करना ही बंद कर देगी। उन्हें असाधारण होने की अनुभूति यदि आप कराओगे तो साथियों फिर उनको में घमंड, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि वो ज़्यादा खुद के ऊपर ज़्यादा विश्वासी हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही, हद से भी ज़्यादा। तो साथियों ये चीज़ें गलत है। उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाने चाहिए। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां क्वेश्चन है मित्रों, बहिर्मुखी छात्र अंतर्मुखी छात्रों से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है और बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। तो बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर तो अंतर्मुखी होता है। अपने बौद्धिक कार्यों में ही नहीं डूबा रहेगा, बल्कि वो मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को वो अभिव्यक्त करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके माइंड में कोई चीज आती है, कोई परेशानी, कोई समस्या आती है तो उसको माइंड में घेर कर नहीं रखेगा, बल्कि वो दूसरों को बताएगा, दूसरों को सामने अभिव्यक्त करेगा। दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 14 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है बैंकिंग मॉडल कहलाता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है, प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सृजनात्मकता को जो बढ़ावा दे, उत्प्रेरित करे, ऐसे मॉडल को रचनावादी मॉडल के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन क्या है? कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सांवेगिक संतुलित, अवधान की मांग और कार्यकुशलता। तो साथियों देखिए, संतुलित समायोजन में कार्यकुशलता आती है, सांवेगिक संतुलन आता है, अब अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य या अवधान की मांग। तो साथियों अवधान मतलब ध्यान केंद्रण की मांग, ये समायोजन में तो नहीं आएगा, अच्छे समायोजन में नहीं आएगा। अगर ध्यान केंद्रण ही सही नहीं है तो फिर अच्छा समायोजन कैसे हो सकता है? इसलिए ये राइट आपका आंसर रहेगा साथियों। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य भी संतुलित समायोजन में आ जाता है। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 16 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 17 है,
किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है निम्न में से कौन सा है? संवेगों के नियंत्रण का किशोरों में साथियों, पहला है व्यक्तिकरण, दूसरा है प्रक्षेपण, तीसरा है शोधन और चौथा है दमन। तो साथियों देखिएगा, युक्तिकरण है ये, व्यक्तिकरण नहीं, युक्तिकरण। तो संवेगों को नियंत्रित करने का किशोरों का सर्वाधिक जो सबसे अच्छा उपाय है वो रहेगा शोधन या मार्गांतरीकरण भी जिसको हम कह सकते हैं साथियों, कि जो कार्य कर रहा है, समायोजन नहीं कर पा रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है किशोरावस्था में, तो उसे शोधन या मार्गांतरीकरण करना चाहिए। तीसरा विकल्प सही रहेगा, मतलब अपना रास्ता चेंज करना चाहिए साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है मित्रों? विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है और ज्ञान है। तो ज्ञानात्मक पक्ष के भी 6 स्तर होते हैं, उसमें अंतिम स्तर की, अंतिम पक्ष की बात करें तो वो कहलाता है मूल्यांकन। क्या कहलाता है साथियों? मूल्यांकन होता है छठा और अंतिम ज्ञानात्मक पक्ष का। तो विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 18 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19वां क्वेश्चन क्या है साथियों आपका? प्रश्न नंबर 19, ब्लूप्रिंट में प्रत्येक प्रश्न को निम्न में से किस आधार पर भारांक दिया जाता है? पाठ के उद्देश्य के आधार पर, प्रश्न की कठिनाई स्तर के आधार पर, प्रश्नों के भिन्न प्रकार के आधार पर और उपयुक्त सभी। तो साथियों जो ब्लूप्रिंट होता है उसमें प्रत्येक प्रश्न को पाठ का उद्देश्य हो, प्रश्न की कठिनाई स्तर हो, प्रश्नों के भिन्न प्रकार हो, सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही भारांक मतलब अंक प्रदान किए जाते हैं। अतः यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 19 में। देखिएगा मित्रों, बिल्कुल चैनल पर नए हो तो इस स्टडी विद पीएन लोधा जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखें और साथियों बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपके पास जो ये नई वीडियो में डालता हूं तो इसके नोटिफिकेशन तुरंत आ जाते हैं। आज का ये तीसरा वीडियो है मित्रों। प्रश्न नंबर 20, अधिगम का वह प्रकार जिसमें छात्र दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को क्या कहा जाता है? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम, अभिग्रहण अधिगम, अन्वेषण अधिगम। तो साथियों देखिए, जिस अधिगम के प्रकार में छात्र दी गई जो उसको अधिगम सामग्री दी जाती है उसकी सहायता से वो खुद ही नए विचार और नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास कर रहा है तो उसको हम अन्वेषण अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे? अन्वेषण अधिगम। चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 20 में। तो कितने हुए कमेंट करके जाए साथियों। बहुत ही अच्छा, शिक्षा शास्त्र से संबंधित ज्यादा प्रश्न थे, व्यवहारिक प्रश्न अधिकतर शामिल किए गए थे, जो तथ्यात्मक प्रश्न थे वो कम थे साथियों। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा टेस्ट, और ये भी बताइए कि 3 टेस्ट आपने देखे या नहीं देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मार्च से मेगा टेस्ट सीरीज आ रही है दोनों लेवल के लिए, तैयार रहिएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे 150 प्रश्नों की।